अब अपन देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. Solids have magnetic properties which can be attributed to the magnetic moment due to electrons present in the solid. तो अपन देखेंगे कुछ सॉलिड्स मैग्नेटिक होते हैं, है कि तो पता होगा, अपन देखने वाले हैं उसके बारे में. अब सवाल ये उठता है ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से. एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. अब कैसे वो अपन देखने वाले हैं, बट पहले देखो सॉलिड्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सॉलिड. तो सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है और उसकी वजह से फिर मैग्नेटिज्म आता है. अब सवाल उठता है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है. तो देखो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू दो तरीके से. मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो फिर मैग्नेटिज्म आ सकता है, ठीक है. ऑर्बिटल मोशन और स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दो तरीके से. देखो ये अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन है चार्ज है, तो अपन करंट बोल सकते हैं. उस करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, ठीक है. रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या मैग्नेटिक मूवमेंट देगा, ठीक है. फिर स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे सकता है. दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे भी घूम सकता है. मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन है मान लो तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा. खुद के एक्सिस पे घूम सकता है तो अभी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा. तो इन दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, ठीक है. मैग्नेटिक मूवमेंट सिमिलरली खुद की एक्सिस पे भी घूम सकता है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट आता है. Now these magnetic moment can ultimately result in magnetism of the solid. यहां से वो सॉलिड मैग्नेटिक हो सकता है. तो वो देखने वाले हैं किस किस तरीके से होते हैं और बेसिक्स देखेंगे. डिटेल में नहीं जाना, डिटेल के लिए बहुत आगे की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. हमारे कोर्स में जितना उतना पढ़ेंगे, ठीक है, बट उतना सारा अच्छे से पढ़ेंगे. सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोर्स मैग्नेटन. याद रखना, ठीक है. mu b 1 mu b Bohr's magneton is equal to 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. तो this is 1 Bohr magneton और इस यूनिट में मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स. सो अब अपन देखते हैं क्या क्या टाइप के सॉलिड बनते हैं, बट अल्टीमेटली बनते बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट है, बट उनके कई टाइप होते हैं. तो क्या क्या टाइप होते हैं वो अपन देखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक और पांचवा फेरी मैग्नेटिक. तो ये पांचों अपन देखते हैं डिटेल में. अब अपन देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. देखेंगे कैसे क्या. तो ये सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और मैं क्या करूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो वो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वीकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है वीकली. अब क्यों वो अपन समझेंगे, ठीक है. तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. अब सवाल ये उठता है ये होता क्यों है. देखो इट इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम. एग्जाम्पल सपोज मैंने Cu2 प्लस लिया, Fe+3 लिया, Cr+3 लिया, O2, इन सब के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. कैसे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं Cu2 प्लस का तो इस तरीके से आता है. उसके अंदर एक फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है और वो मैग्नेटिक मूवमेंट इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली मैग्नेटाइज कर सकती है. कैसे वो अपन देखेंगे, बट इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है. और इसीलिए देखो इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड वीकली एंड मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली. फिर इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेट इन सेम डायरेक्शन, देखेंगे कैसे, बट लूजेस इट्स मैग्नेटाइजेशन ऑन रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर अपन मैग्नेट रखेंगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया मतलब मैग्नेट रखा, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा.
बट जैसे ही मैं ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मतलब इसका मैग्नेटिज्म तभी होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, वरना नहीं होता है। क्यों, अपन समझते हैं। तो ये मैंने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया है, ठीक है। इसके अंदर ब्लू जो डॉट्स हैं वो अपने इंडिविजुअल एटम है, और ये उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका मैग्नेटिक मोमेंट बनाया है मैंने यहां पर। अब देखो, ईच एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट बट ऑर्डर इज रैंडम, देयरफॉर नो नेट मैग्नेटाइजेशन। तो इन जनरल, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा रैंडम ऑर्डर होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा। अगर रैंडम डायरेक्शन में होंगे हर एक एटम का, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। सो ध्यान रखना, इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है जो अनपेयर्ड होते हैं, बट ओवरऑल क्या होता है, कैंसल आउट, तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। बट अगर मान लो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा क्या, देखो ये अपना सब्सटेंस था और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, देखो तो अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी, ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। देखो दिख रहा है अलाइनमेंट, एकदम एग्जैक्टली नहीं होते बट उस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो अब हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, और इस वजह से ये अपना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटाइज्ड। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये जो अपने डाइपोल थे पहले रैंडम थे, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं था। हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे कि नहीं, तो उस डायरेक्शन में अलाइन हुए, और जब ये अलाइन हुए तो अब हमारे पास नेट एक बड़ा डाइपोल बन जाएगा। मतलब ये हमारा सॉलिड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अब क्या हो गया है, मैग्नेटाइज्ड। सो रिजल्ट्स इन नेट अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट of individual atoms and therefore substance get magnetized। इसलिए ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब अगर मान लो मैं हटा दूं ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर हटा दिया तो ये जो अलाइनमेंट था किसकी वजह से था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैं वो मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो वापस ये सारे क्या हो जाएंगे, रैंडम, एंड दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन। सो ये अपना वापस रैंडम ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और देयरफॉर नो रिटेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कैसे हो रही हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल रिमेन नॉन मैग्नेटाइज एज ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडमली अलाइन, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अपना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा तो वापस से ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, रैंडम, और मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। दैट इज इट कैन नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो ये था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। So diamagnetic substance are weakly repelled by magnetic field. Paramagnetic gets weakly attracted. So suppose मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, और बीच में रख दिया एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल, और मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगी, रिपेल। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, और देख रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। ये होता क्यों है? It is caused due to the absence of any unpaired electron, that is all electrons are paired। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, दैट इज कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब एटम का ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। ओवरऑल स्केल पे छोड़ दो, एटॉमिक स्केल पर ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। H2O, NaCl, C6H6, नियॉन, इन सब के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अपन नियॉन का एग्जांपल देखते हो। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस तरीके से होता है 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p 6। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
इनके अंदर भी होगा, लेकिन इनके अंदर और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बॉन्डिंग भी देखनी पड़ेगी, तो वो अपन नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। बट इतना समझ में आना चाहिए, जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उस सब्सटेंस को क्या बोलना है अपन को? डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक है। नियॉन क्या है? डायमैग्नेटिक। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। इसको डिटेल में थोड़ा और देखेंगे अभी। फिर गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा क्यों? अभी देखते हैं। तुम बोलो सर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट तो है नहीं, फिर ये कैसे अलाइन हो रहा है? देखते हैं अपन इसका क्या रीजन है। गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इस डायरेक्शन में अगर अपन लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होगा। कैसे? वो अपन देखते हैं। बट दिस इज टेम्पररी। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो ये जो मैग्नेटाइजेशन था वो क्या हो जाएगा? खत्म। टेम्पररी होता है। बाद में अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जहां परमानेंट मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है। बट डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्पररी होता है। बट अपन देखते हैं जरा ये हो कैसे रहा है मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने बनाया है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये अपने ब्लू डॉट इंडिविजुअल एटम्स है और दिख रहा है यहां पर मैंने इनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बनाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड अप। फिर देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर नो नेट मैग्नेटाइजेशन। अब अगर मान लो मैं इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये मैंने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया है। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो हमने देखा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? उसको रिपेल करता है। तो यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा था इस तरीके से। तो ये अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हो क्या रहा है? एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ट्राइज टू कैंसिल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दस गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वैसा का वैसा ही रहना चाहता है। मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, तो इट ट्राइज टू कैंसल आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अब वो कैंसल आउट कैसे करेगा? कोई मैग्नेटाइजेशन तो है ही नहीं उसके पास, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटाइजेशन बढ़ा देगा, एक का कम कर देगा इन दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक का मैग्नेटाइजेशन बढ़ा देगा, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटाइजेशन कम कर देगा, तो नेट अपने पास अब एटम का मैग्नेटाइजेशन आ गया। एक्चुअली एटम्स वेयर नॉट मैग्नेटाइज्ड बिकॉज हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया है, दूसरे का कम हो गया, तो अब अपने पास एटम का नेट मैग्नेटाइजेशन आ गया है। और ये नेट मैग्नेटाइजेशन अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Therefore, this diamagnetic substance will get magnetized, but in the direction opposite to that of magnetic field. इस वजह से इसका मैग्नेटाइजेशन होता है। और अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं, ये वापस उसी स्टेट में आ जाएगा जिसमें था, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट्स, एंड देयरफॉर इट विल लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या है? टेम्पररी। सो regain its perfect opposite spins, therefore no retention of magnetization, टेम्पररी होता है। तो ये था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बाकी तीन सॉलिड्स देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, अगर मैं इसमें रख दूं बीच में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये होता क्यों है? दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी होती है। सो अपना जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन में डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है डोमेन्स क्या होता है, अपन देखते हैं, ठीक है। बट ये समझ में आना चाहिए कि दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखते हैं। फिर thus making substance magnetized. On removal of external magnetic field, substance can retain magnetization. कैसे अपन समझते हैं, पहले डोमेन समझते हैं। तो ये है अपना क्रिस्टल और ये है उसके ग्रेन्स। मैंने बताया था यार, जब क्रिस्टल्स बनता है तो जनरली उसमें ग्रेन्स बनते हैं, जगह जगह न्यूक्लिएशन पॉइंट होते हैं, जगह जगह से क्रिस्टल बनना चालू होता है और ये उसकी बाउंड्रीज हैं। तो ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो दिस इज ए सॉलिड विथ ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस ग्रेन पर फोकस करूं, ये जो ग्रेन है इस पर फोकस करूं, तो एक ग्रेन ऑफ क्रिस्टल पर फोकस कर रहे हैं, ये बनाया है मैंने। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खासियत क्या होती है, ग्रेन ही डोमेन होता है। अब डोमेन क्या है, इसके अंदर पूरे सारे पार्ट का एक ही पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन है, मतलब सबका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में सेम है। तो जो ग्रेन है अपना वही डोमेन है। कई बार देखेंगे ग्रेन और डोमेन अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके अंदर ग्रेन डोमेन सेम है। सो डोमेन ऑफ ए सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस पूरे का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका अपन डायरेक्शन मान लेते हैं। लेट द डोमेन हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसका। अब सिमिलरली हर डोमेन का अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब एक पूरे ग्रेन का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, बट अगले ग्रेन का कुछ और होगा, अगले ग्रेन का कुछ और होगा। तो यहां ग्रेन ही डोमेन है, तो मैं डोमेन बोलूं ग्रेन बोलूं सेम बात है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। तो इस ग्रेन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, दूसरे ग्रेन का कुछ और हो सकता है, इस ग्रेन का कुछ और हो सकता है, इस डोमेन का कुछ और हो सकता है। डोमेन ग्रेन सेम है यहां पर, ठीक है। सो similarly every grain of crystal has a particular magnetic moment। तो ये जो अपने पास बहुत सारी ग्रेन है, देखो इसका मैंने मैग्नेटिक मोमेंट ये लिया है, इस डोमेन का कुछ और, इस डोमेन का कुछ और, इस डोमेन का कुछ और। तो ओवरऑल रैंडम अलाइनमेंट होता है, रैंडम डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। और अगर रैंडम डायरेक्शन होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इवन दो ग्रेन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ओवरऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जीरो। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वी हैव डोमेन्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बट ओवरऑल ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो या मैग्नेटाइजेशन इज नन। इज दिस क्लियर? अब आगे देखते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स का क्या होगा। तो ये है अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ डोमेन्स बनाया है मैंने ऑफ पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन, बट ओवरऑल पूरा क्या हो जा रहा है, कैंसल आउट, एंड ओवरऑल दिस सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स आर रैंडमली अलाइंड एंड देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा, दीज डोमेन्स विल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली। उसके बाद सारे डोमेन जो होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। यहां एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं हो रहे हैं, डोमेन्स हो रहे हैं, प्रॉपर रीजन है, उन रीजन के मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो रहे हैं, अंतर है, ठीक है। फिर डोमेन्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और देयरफॉर दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट मैग्नेटाइज्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड these domain will remain as they were। ऐसे केसेस में, क्योंकि ये एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, ये प्रॉपर रीजन का है, पूरा प्रॉपर रीजन का तुमने एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन कर दिया, अब वो वैसा का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देयरफॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, उनको मैग्नेटाइज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड हटा दो. नाउ आवर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस will act as magnet. Therefore, they can retain this magnetization. So, पूरा एक मैग्नेट बन गया, पूरा एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया. The domains remain aligned, thus substance remain magnetized. At high temperature, but ferromagnetic substance show paramagnetic behavior. टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए TC से. TC होता है क्यूरी टेम्परेचर, उतना अपन को नहीं पढ़ना है. बट बता देता हूं, एक टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की. इट लूजेस द फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर. समझ में आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ दीज डोमेन्स ferromagnetic substance retain the magnetic character. And this is all about ferromagnetic substance. अब देखते हैं अपन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब अपन देखते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और बीच में रखते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस तो वो उसको वीकली अट्रैक्ट करता है इस तरीके से. समझ में आ रहा है? फिर दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम एज वॉज द केस इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. बट अंतर है, अब दिख रहा है ऑब्वियसली, यहां वीकली अट्रैक्शन है, वहां क्या था? स्ट्रांगली. इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड था. इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑब्वियसली अंतर है, उसका कुछ यहां डिफरेंस होगा, देखेंगे क्या. बट ये पता होना चाहिए, दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thus making substance magnetized. Or on removal of external magnetic field, substance retains magnetization. Just as was the case in ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance also can retain magnetization. अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. तो देखते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है. तो ये अपना फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया है मैंने, उसके अंदर क्या बनाया है? ग्रेन्स. हमने देखा था ग्रेन्स क्या होता है, ठीक है. फिर तो यह है सॉलिड विथ ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसके अंदर अपन एक ग्रेन पर फोकस करते हैं. तो ये अपन ने एक ग्रेन को पकड़ा, एक ग्रेन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसको बड़ा किया. हमने देखा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ग्रेन ही एक डोमेन था, ठीक है, क्योंकि पूरे ग्रेन का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट था. यहां पर क्या होता है, ग्रेन के अंदर पार्टीशंस होते हैं डोमेन के. मतलब एक डोमेन ये हो गया ब्लैक वाला, एक ये ब्लू वाला, एक ये ब्लैक वाला, एक ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला. इस तरीके से डोमेन्स होते हैं. और ये मैंने डोमेन्स इस तरीके से लंबे बनाए, एलोंगेटेड, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, उतना अपन को नहीं देखना है, बट जनरल जो है इस तरीके से एलोंगेटेड डोमेन्स बनाए मैंने. तो एक डोमेन ये हो गया, डोमेन ये हो गया, डोमेन ये हो गया, डोमेन, तो इस तरीके से डोमेन है. तो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर ग्रेन डोमेन नहीं है. समझ में आ रहा है? ग्रेन के अंदर डोमेन्स हैं. अब ये मैंने दो तरीके के बनाए, मतलब ये डोमेन है ब्लू वाले और ये डोमेन है ब्लैक वाले. इनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है एक दूसरे से, बट अपोजिट है. समझ में आ रहा है? सो ये हो गए अपने डोमेन्स ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट. इज दिस क्लियर? फिर ए डोमेन कैन हैव पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ब्लू वाले का कुछ और होगा, ब्लैक वाले रीजन का कुछ और होगा. इफ द ब्लू वाले का डोमेन अगर बोल देते हैं सपोज इस तरीके से, तो ब्लैक वाले का बोल देते हैं, मैंने यहाँ ग्रे से बनाया है, उसका अपोजिट इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अब अपन पढ़ रहे हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, एक डोमेन ब्लू वाला मान लो मैंने बड़ा बनाया, तो ब्लू वाला ज़्यादा है और जो ब्लैक वाला है वो अपोजिट है बट कम है. समझ में आ रहा है? ऐसे में होगा क्या, ब्लू वाला ज़्यादा है, ब्लैक वाला कम है, तो पार्शियली कैंसिल आउट हो जाएगा ब्लू वाला मैग्नेटिक मोमेंट, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बचेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक मोमेंट का यहां कम होने वाला है. मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, पूरा हटा के
डोमेन बना सकते हैं एक पूरा, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो ब्लैक वाला है वो ब्लू वाले को पार्शियली क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट। इसके हिसाब से जो मैंने माना है कि ब्लू वाले का डोमेन ज़्यादा है और ब्लैक वाले का डोमेन कम है। समझ में आ रहा है? और जब एंटी फेरोमैग्नेटिक आएगा उसमें ये बराबर हो जाएगा, टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहली बात तो डोमेन जरूरी नहीं है ग्रेन हो सकता है किसी केस में, जैसे फेरोमैग्नेटिक के अंदर था, यहाँ अपन देख रहे हैं ग्रेन के अंदर डोमेन्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। फिर डोमेन के कई शेप हो सकते हैं, उतना नहीं पढ़ना अपन को, और इसको चेंज भी कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। मैं अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज करूं तो ये ब्लू वाले को बड़ा कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं, वो बहुत आगे की चीज़ है, बट बस पता होना चाहिए। नाउ इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू डोमेन्स आर अपोजिट, जो मैंने बताया, बट डू नॉट कैंसल आउट, जो किसमें होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? सो इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टू डोमेन, ये जो दो डोमेन है अपोजिट होते हैं बट कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब नेट इफेक्टिवली ये हो गया एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ डोमेन्स ऑफ वेरी वीक मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी वैसी ही होती है, लाइक ए वीक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो दे बिहेव सिमिलर टू वीक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सेम फंडा हो गया जो अपने देखा था फेरोमैग्नेटिक के अंदर। चेक करना, नेट डोमेन है ग्रेन्स का, लेकिन कम है, क्योंकि जो ग्रेन्स के अंदर डोमेन्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट पार्शियली कैंसिल आउट हो जा रहा है, बट बच रहा है। दिस इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इज दिस क्लियर? सारी प्रॉपर्टी वीक फेरोमैग्नेटिक की तरह होंगी। अब लास्ट देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैंने बताया तो उसमें क्या होने वाले हैं, उसके अंदर जो डोमेन्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखते हैं, तो अब देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बनाया मैंने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये बनाया उसके ग्रेन्स। हमने देखा था ग्रेन्स क्या होता है, ए सॉलिड विथ ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर अपन क्या करते हैं, इस एक ग्रेन पर फोकस करते हैं, इस वाले पर, इसको बनाते हैं बड़ा। तो ये बनाया, और इसके अंदर भी डोमेन्स होंगे, मतलब ग्रेन्स के अंदर डोमेन्स होंगे, तो बना देता हूं मैं। ये एक ब्लैक डोमेन हो गया, ये ब्लू डोमेन, ये ब्लैक वाला डोमेन, ये ब्लू वाला डोमेन, ब्लैक डोमेन, ब्लू डोमेन, ब्लैक डोमेन। और मैंने बताया था डोमेन्स का क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट। बट एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं कंप्लीटली। जबकि फेरी में क्या होता है, पार्शियली कैंसिल आउट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कैंसिल आउट। मतलब जो डोमेन्स होंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन के होंगे और एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, टोटली कैंसिल। अगर ऐसा होगा तो क्या मिलता है अपन को, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दैट्स इट। सो अगर ब्लू वाले का डोमेन इस तरीके से है, तो ये ब्लू रीजन का डोमेन, जो ब्लू डोमेन बनाए मैंने, और जो ब्लैक वाला डोमेन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल बट अपोजिट होगा, तो कैंसिल आउट होने वाला है सारा। तो if the magnetic moment of two domain cancel out, substance we get is called anti-ferromagnetic. Is this clear? क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक? बहुत आसान है। अगर जो ग्रेन्स के अंदर डोमेन्स बनते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ग्रेन का अब कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। फेरो में था, स्ट्रॉन्ग था, फेरी में था बट कम था, और एंटी फेरो में कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। बस इतना देखना, समझ में आया? फिर एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये पता होना चाहिए। टेम्परेचर अबव देन नील टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए। दैट्स इट। वैसे ये भी कोर्स में नहीं है बट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर, नील टेम्परेचर बोलते हैं, उससे कम पर ही ये सब होता है। उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं जो नहीं पढ़ना है, इसलिए एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी है, सब कहीं नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। बट इतना बस बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो वीक फेरी मैग्नेटिक की तरह शो करता है, लेकिन कब, टेम्परेचर लेस देन नील टेम्परेचर पर। किसकी तरह, वीक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। और इट कैन नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन। फेरी मैग्नेटिक विल बी एबल टू रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन, बट एंटी फेरो विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन। बस इतना पता होना है। वो भी एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, बोल दिया, लिखा नहीं क्योंकि वो इतना नहीं पढ़ना है। दिस वॉज एंटी फेरोमैग्नेटिक
substance. And this was solid state. सब कुछ पढ़ लिया एनसीईआरटी में जो दिया, उससे एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ा है अपन ने, बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है अपन ने. सो ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट, सारा अपन ने पढ़ लिया, थोड़े बहुत सवाल भी देख लिए, बट सवाल तुम्हारे पास होंगे, बहुत सारी बुक हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो सारा और क्लियर हो जाएगा. तो याद रखना ये सब मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है, बट क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी बुक्स हैं, बट इतना अगर तुमने समझ लिया है सारे सवाल वगैरह कर सकते हो. बस थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगेगा, वो प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो. दिस वॉज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट. अब अगला चैप्टर देखेंगे.